हेलो टू ऑल ऑफ यू। आरएसआईटी के लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 2 के असेसमेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रही हूँ कि चैप्टर 2 में कौन कौन से असेसमेंट क्वेश्चंस आते हैं और ये असेसमेंट क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए, साथ ही साथ में एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए। आइए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं असेसमेंट में। तो चैप्टर 2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपका बनता है, दिखाए गए चित्र में डिवाइसेस को किस श्रेणी में रखा गया है। तो आपको देखिए डिवाइसेस दी गई हैं और आपको बताना है ये किस श्रेणी की डिवाइसेस है। क्या ये इनपुट डिवाइसेस हैं, क्या ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्या ये इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइसेस है, क्या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। फिर हमको दिख रहा है प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन दिख रहा है, हेडफोन भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये सभी जो है वो क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पहले जान लीजिए रैम क्या होती है। तो रैम बेसिकली आपकी होती है यहाँ पे मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी। ठीक है, ओके। रैम के अंदर करंट का डाटा स्टोर होता है। फिर जो डाटा स्टोर होता है उस डाटा के ऊपर कंप्यूटर में प्रोसेस की जाती है। तो जो प्रोसेस की जाती है वो की जाती है प्रोसेसर के द्वारा। ठीक है, सीपीयू जो प्रोसेसर है उसके द्वारा प्रोसेस की जाती है। ठीक है, फाइन, ओके। अब रैम के अंदर क्या होता है, करंट डाटा होता है जिस डाटा के ऊपर जो प्रोसेसर है वो प्रोसेस करता है। अब ये करंट डाटा आता कहाँ से है, तो सीपीयू के अंदर करंट डाटा आता है हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी स्टोरेज होती है कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है। जैसे इसमें कोई एबीसी नाम की फाइल स्टोर है, ठीक है, और मान लीजिए कोई XYZ नाम की भी फाइल भी स्टोर है। ठीक है, अब सपोज यूजर को एबीसी फाइल की आवश्यकता है कि एबीसी फाइल के ऊपर कुछ काम किया जाए, तो यूजर एबीसी फाइल को ओपन करेगा। तो जब यूजर एबीसी फाइल को ओपन करेगा तो बेसिकली वो फाइल तभी ओपन होगी जब फाइल पहले कहाँ जाएगी, रैम के अंदर। ओके, फाइन, ठीक है, फाइल पहले कहाँ जाएगी, रैम के अंदर। फिर रैम के अंदर जाने के बाद फिर वो पहुंचेगी प्रोसेसर के पास और प्रोसेसर इसमें जो भी करंट में डाटा है उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। ठीक है, मतलब जो भी यूजर निर्देश देगा वो सारे प्रोसेसर के द्वारा निर्देश प्रोसेस होंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए ये कई सारी फाइलें, एबीसी फाइलें, XYZ नाम की फाइलें और भी कई सारी ढेरों हजारों फाइलें हमारे कंप्यूटर के अंदर। अब मान लीजिए आप बार बार एबीसी फाइल को ओपन करते हैं। इससे एबीसी फाइल कोई मेन फाइल है और आपको बार बार इस फाइल की आवश्यकता रहती है, तो आप क्या करेंगे, बार बार इस फाइल को ओपन करेंगे। तो जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे वो रैम में जाएगी और फिर रैम से फिर प्रोसेसर के पास जाएगी। ठीक है, तो कितना काम बढ़ता जा रहा है ना, मतलब हमें कोई भी फाइल के ऊपर प्रोसेस करनी है, उसके ऊपर कोई भी काम करना है, तो वो फाइल पहले हार्ड डिस्क से उठकर कहाँ आएगी, रैम में आएगी, फिर रैम से प्रोसेसर के द्वारा एक्सेस होगी। तो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या है, टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो पहले के टाइम में इसी तरीके से काम होता था, तो इसलिए कंप्यूटर को थोड़ा टाइम लगता था कोई भी काम करने में। टाइम आगे बढ़ा तो सीपीयू में यानी जो प्रोसेसर है उसमें एक मेमोरी और आने लगी और उस मेमोरी को हम बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, तो जो कैश मेमोरी है ये बेसिकली प्रोसेसर की मेमोरी कहलाती है। होने को ये जो कैश है ये भी मेमोरी है, जैसे रैम एक मेमोरी है, हार्ड डिस्क एक मेमोरी है ना। तो इसी तरीके से कैश में क्या है, एक मेमोरी है, इसके अंदर डाटा स्टोर होता है। होने को ये जो कैश है ये रैम और हार्ड डिस्क की तुलना में छोटी होती है, साइज इसका छोटा होता है। ठीक है, लेकिन रैम और हार्ड डिस्क की तुलना में काफी फास्ट होती है, इसकी गति बहुत तेज होती है कार्य करने की। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे टाइम आगे बढ़ा, जब कैश मेमोरी आने लगी प्रोसेसर में, तब क्या हुआ कि जैसे कोई फाइल, ऐसे यूजर को एबीसी फाइल को बार बार ओपन करना पड़ता है, तो कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस बार बार ओपन करने पड़ते हैं या जो भी इंस्ट्रक्शंस बार बार ओपन किए जाते हैं या जो भी फाइल बार बार ओपन की जाती है, वो चीजें मतलब जो भी बार बार यूज में आ रही है ना कंप्यूटर में, वो सारे निर्देश या वो सारा डाटा कहाँ, कैश मेमोरी में स्टोर होने लगा।
ठीक है। अब जो कैश मेमोरी है वो कहाँ है, सीपीयू के बिल्कुल नजदीक है, या कह लीजिए कि सीपीयू की मेमोरी है, या फिर कैश जो है वो सीपीयू में अटैच भी आती है, ठीक है। तो ये मेमोरी का एकदम नजदीक है। तो अब प्रोसेसर को यदि डाटा लेना है, जैसे एबीसी फाइल यूजर बार बार खोलता है, तो जब भी यूजर एबीसी फाइल को ओपन करेगा तो अब क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा कि हार्ड डिस्क के डाटा उठकर पहले रैम में जाएगा फिर वो प्रोसेसर के पास जाएगा, ये प्रोसेस अब क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ऐसे हमें एबीसी फाइल की बार बार जरूरत पड़ती है ना, तो एबीसी फाइल का जो डाटा है वो कहाँ स्टोर हो गया, कैश में। अब जब भी इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो जो प्रोसेसर है वो इस फाइल को डायरेक्ट कैश से ही ले लेगा। कहने वाली बात यह है कि सिर्फ एबीसी फाइल की बात नहीं है, ऐसी कई सारी फाइलें हो सकती है, या फिर आपका रिसेंट में अभी फिलहाल का यूज किया हुआ डाटा हो सकता है जो कि आपने रैम के द्वारा चलाया है। क्योंकि देखिए कोई भी डाटा के ऊपर जब आप काम करते हो, भले वो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर है, लेकिन करंट में आप जब भी उस पर काम करते हो वो डाटा रैम पर ही आता है, ठीक है। तो जो भी डाटा रैम में आ रहा है, बार बार आ रहा है, उस डाटा को कैश मेमोरी के द्वारा क्या कर लिया जाता है, संग्रहित कर लिया जाता है, जिससे जो प्रोसेसर है उसका काम सरल हो जाता है ना, सरल हो जाता है, कह लीजिए कि जल्दी हो जाता है, क्योंकि प्रोसेसर इसको क्या करता है, कैश मेमोरी से डाटा उठा लेता है। तो इतनी लंबी जो प्रोसेस थी कि हार्ड डिस्क से डाटा रैम में आएगा, रैम से प्रोसेसर में जाएगा, वो चीज अब क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। इस कारण हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो भी फास्ट हो गई है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, यानी जो रैम में बार बार यूज हो में आ रही ना सूचना या जो भी डाटा, उस डाटा को क्या कर दिया जाता है, कैश मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा कैश मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात और समझाती हूँ, इसका यदि आप एक उदाहरण लें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है जैसे कि आपको पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो जब भी आपको पैसों की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पर्स में चेक करेंगे कि आपके पर्स में पैसे हैं या नहीं। यदि आपके पर्स में पैसे आपको मिल जाते तुरंत तो बहुत ही अच्छी बात है ना, आपका काम फटाफट हो गया। मान लीजिए पर्स में पैसे नहीं, तो आप क्या करेंगे, अपनी अलमीरा की कबर्ड में जाएंगे, यहाँ पे भी आप अपने पैसे रखते हैं, वहां पे जाएंगे और अपने पैसे ले लेंगे कबर्ड से। अब मान लीजिए उतने पैसे जितनी आपको आवश्यकता है उतने पैसे कबर्ड में भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फिर बैंक में जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यदि आप अपने पर्स में से पैसे दे देते हैं तो काम बहुत फास्ट हो जाता है। यदि पर्स में आपके पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं है तो आप कबर्ड में जाते हैं, अलमीरा के पास जाते हैं, कबर्ड से पैसे लेते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन कबर्ड में नहीं तो फिर आप बैंक जाते हैं तब पैसे लेते हैं, तो टाइम काफी लग जाता है। इसी प्रकार ये मान लीजिए जो कैश मेमोरी है ये आपका अपना वॉलेट है ना, जो आपका पर्स है वो है जिसके अंदर पैसा स्टोर है, ठीक है। रैम जो है ये मान लीजिए आपके घर की कबर्ड है जिसमें आप कुछ पैसे सेफ रखते हो, और ये हार्ड डिस्क मान लीजिए बैंक है, ठीक है। तो इसी प्रकार प्रोसेसर को जो भी डाटा चाहिए अगर वो सबसे पहले जाता है उसको देखने के लिए कैश में, यदि कैश में वो डाटा मिल जाता है तो फिर प्रोसेसर कैश मेमोरी में से ही डाटा लेके अपना काम कर लेता है। यदि कैश में नहीं मिलता फिर कहाँ जाना पड़ेगा, रैम के अंदर, ठीक है। रैम के अंदर, रैम में डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो हार्ड डिस्क से वो डाटा पहले रैम में आएगा, फिर रैम से कहाँ जाएगा, वो प्रोसेसर के पास जाएगा। तो रैम में आने में टाइम लगा थोड़ा, और यदि रैम में डाटा अवेलेबल नहीं तो हार्ड डिस्क से डाटा उठाया फिर वो रैम में आया तो काफी टाइम लग गया। तो कंप्यूटर का जो काम है वो बहुत टाइम बाद होगा, मतलब जो प्रोसेस है वो काफी देरी कर जाएगी, काफी ढीली हो जाएगी, है ना। लेकिन कैश मेमोरी से डाटा मिल जाता है तो प्रोसेसर का जो काम है बहुत फास्ट हो जाता है, तीव्र गति से हो जाता है। फाइन, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि क्या होता है कि रैम के द्वारा जो भी कार्य बार बार किया जाता है ना, यानी जो भी निर्देश हम कंप्यूटर को बार बार देते हैं या कंप्यूटर जिन भी निर्देशों का बार बार पालन करता है उन निर्देशों को क्या होता है, रैम से लेकर कैश मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। अब प्रोसेसर क्या करता है, यदि उसके पास कैश मेमोरी मौजूद है तो किसी भी काम को करने के लिए पहले वो कैश मेमोरी के पास ही जाता है। यदि कैश में से उसको डाटा मिल जाता है तो प्रोसेस फटाफट कैश मेमोरी से डाटा उठाकर उस डाटा को ऊपर प्रोसेस कर देता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे कैश मेमोरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कैश मेमोरी इसका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे से ये चीजें रफ कर देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए। फाइन स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बोल रहे हैं डेजी व्हील प्रिंटर का डैश एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर कौन से होते हैं, तो डेजी व्हील प्रिंटर्स होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थिर मीन्स वॉलेटाइल प्रकृति की होती है? तो वॉलेटाइल बोले तो अस्थिर मेमोरी। अस्थिर का मतलब ऐसी मेमोरी जिसके अंदर रखा हुआ डेटा कंप्यूटर के बंद होते ही या कंप्यूटर में लाइट जाते ही चला जाता है, वो कहलाती है आपकी अस्थिर या वॉलेटाइल मेमोरी। और ऐसी मेमोरी होती है आपकी रैम यानी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, सो जो रैम के अंदर डेटा स्टोर होता है वो अस्थिर होता है। इसके अंदर का स्टोर किया हुआ डेटा यदि लाइट चली जाए तो वो वहां से डेटा चला जाता है, या कंप्यूटर बंद हो जाए तो डेटा रैम में से चला जाता है। यानी रैम के अंदर परमानेंट डेटा स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो इसको हम अस्थिर या वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। फिर चित्र में दर्शाए गए कंपोनेंट का नाम बताइए। ये कंपोनेंट है, ये आपके जो सीपीयू कैबिनेट होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इस कंपोनेंट का नाम क्या है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए। हार्ड डिस्क, ये पूरा प्रॉपर प्रिंट होकर नहीं आया है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पे हार्ड तो लिखा है UIDISK लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जो कि दिख नहीं रहा आपको, DI नहीं दिख रहा है, SK तो दिख रहा है ना, DI नहीं दिख रहा है, SK दिख रहा है, तो ये हार्ड डिस्क। तो बताइए क्या ये हार्ड डिस्क है, क्या ये रोम है, क्या ये CD ड्राइव है, क्या ये पेन ड्राइव है? नहीं, ये कहलाती है आपकी रोम। ठीक है, सो बेसिकली आपके कंप्यूटर में एक रोम मेमोरी भी होती है और जो रोम है वो इस तरीके की चिप होती है। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है, क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए पेंसिल से आप निशान काफी बनाते हैं पेन या पेंसिल से, तो आपके ने देखा होगा आप जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी देने जाते हैं, अन्य परीक्षा की तैयारी देने जाते हैं, उसमें आपसे एक OMR शीट भरवाई जाती है। ठीक है, तो OMR शीट में आप क्या करते हो, पेन से या फिर पेंसिल से इस तरीके से जो गोला होता है उसके ऊपर डार्क निशान भरते हो। ठीक है, तो ये डार्क निशान जो है वो एक स्पेशल मशीन के द्वारा रीड किया जाता है। ठीक है, रीड किया जाता है। तो ये जो स्पेशल मशीन है इसको हम OMR मशीन कहते हैं, मीन्स ऑप्टिकल मार्कअप रीडर। इसको हम OMR मशीन कहते हैं। ठीक है, ये जो शीट है जिसके ऊपर आप चिन्ह बनाते हो इसको हम OMR शीट कहते हैं। और इसमें जो भी डाटा यानी जो गोले आपने भरे हैं इसको रीड किया जाता है OMR के द्वारा। ठीक है, सो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने यानी पेपर के ऊपर बने हुए पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है, यानी जो भी आप निशान यहाँ पे बनाते हो ना उसको स्कैन करके कंप्यूटर में जो भेजता है वो युक्ति या वो डिवाइस कहलाती है आपकी OMR। तो इसका सही आंसर होगा OMR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तो देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है? ठीक है, तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जो प्रत्येक सेकंड में कई बार रिफ्रेश हो जाती है? तो इस तरीके की मेमोरी को हम कहते हैं डायनामिक रैम। ठीक है, देखिए बेसिकली जो आपकी रैम मेमोरी है यानी जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। ठीक है, तो किसी कंप्यूटर में स्टैटिक टाइप की रैम मेमोरी होती है, किसी कंप्यूटर में डायनामिक नाम की रैम मेमोरी होती है। ठीक है, तो जो स्टैटिक रैम होती है इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, ये अपने आप रिफ्रेश नहीं होती, लेकिन जो डायनामिक रैम है ये अपने आप रिफ्रेश हो जाती है। ठीक है, सो डायनामिक रैम जो मेमोरी है वो एक सेकंड में कई बार खुद ही रिफ्रेश हो जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपका? डायनामिक रैम। यदि क्वेश्चन ये होता कि वो अपने आप रिफ्रेश नहीं होती तो फिर वो कौन सी हो जाती है आपकी? स्टैटिक रैम, यानी उसमें कई समय तक डेटा स्थिर बना रहता है। नेक्स्ट आता है वार्म डिस्क का पूरा नाम क्या है? सो वार्म डिस्क का पूरा नाम होता है यहाँ पे राइट वंस रीड मैनी। ओके, राइट वंस रीड मैनी, यानी एक बार लिखा जाता है और कई बार उसको पढ़ा जाता है। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सी प्रिंटर टोनर मीन्स ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? देखिए जो प्रिंटर होती है इसमें अलग अलग प्रकार की स्याहियां होती हैं, जैसे किसी में गीली स्याही होती है, किसी में सूखी स्याही होती है। तो जो सूखी स्याही होती है उसको हम टोनर कहते हैं। तो इनमें से कौन सा प्रिंटर ऐसा है जिसमें टोनर यानी ड्राई इंक पाउडर का यूज लिया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर आजकल चलने वाले बहुत ही आम प्रिंटर है और ये जो लेजर प्रिंटर होते हैं ये लेजर लाइट के द्वारा स्कैन करते हैं
सॉरी ये लेजर लाइट के जरिए वर्क करते हैं और इनके अंदर ड्राई इंक पाउडर यूज होता है। ड्राई इंक पाउडर को हम टोनर भी कहते हैं। 10वां क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन डीपी का विस्तृत रूप। डीपी का जो पूरा नाम है वो होता है आपका डॉट प्रति इंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो वो आता है आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। देखिए कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर किया जाता है। कॉन्फ़िगर का मतलब कंप्यूटर को सेट करना है। जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क कौन सी लगेगी, इसको लगाना है, कौन सा प्रोसेसर वर्क करेगा, कितनी मेमोरी लगेगी, कौन सी मेमोरी आपको अपने कंप्यूटर में चाहिए, यानी अपने कंप्यूटर सिस्टम को सेट करना। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स को सेट करवाना, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगर करना। तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं प्रोसेसर विनिर्देश, हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन, मेमोरी क्षमता, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों काम जो है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। यानी जब हम कंप्यूटर का कॉन्फ़िगर करवाते हैं तो हर एक कंपोनेंट उसका सही तरीके से कॉन्फ़िगर करवाते हैं, सेट करवाते हैं। तो इसमें हार्ड डिस्क कौन सी रहेगी, है ना, किस तरीके का इसमें मेमोरी रहेगी, किस तरीके का प्रोसेसर इसमें रहेगा, ये सारी चीजें हम सेट करवाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगर करवाना, यानी कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करवाना। तो आंसर आता है हमारा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो चित्र में खाली स्थान को भरें। तो यहाँ पे देखिए सीपीयू बताया है, कैश, ये हमने अभी पढ़ा है जो सीपीयू है उसमें क्या होती है, कैश मेमोरी होती है। सीपीयू में क्या है, कैश मेमोरी। अभी हम पढ़ के आए कि सीपीयू में कैश मेमोरी आने लगी। इसी तरीके से जो प्राइमरी स्टोरेज है वो माना जाता है कि रैम में प्राइमरी स्टोरेज होता है, कैश में भी प्राइमरी स्टोरेज होता है। यानी करंट में जो कंप्यूटर पे वर्क हो रहा है वो डेटा रैम में स्टोर रहता है या रैम में स्टोर होता है और कैश में स्टोर होता है। तो जो सीपीयू है वो डेटा अगर उसे कैश में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, कैश में नहीं मिलता तो फिर वो रैम के पास जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी स्टोरेज। अब एक होता है ऑफलाइन स्टोरेज। ऑफलाइन स्टोरेज यानी ऐसी डिवाइसेस जिनमें डाटा आप स्टोर कर लो, कंप्यूटर के बाहर निकाल लो। तो क्या हो गई, आपकी पेन ड्राइव हो गई, है ना, ये लिखा है ना यूएसबी थंब ड्राइव, इसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं। इस तरीके की सीडियां भी होती हैं, तो लिखा है ना CDRW, है ना, इसका मतलब हो गया CD। रीड राइट, RW का मतलब हो गया रीड राइट, R का मतलब रीड, W का मतलब राइट। ठीक है, तो जो सीडियां होती है उसमें भी हम डाटा को स्टोर करके कंप्यूटर से बाहर निकाल के रख देते हैं। इसी तरीके से टैप ड्राइव भी होती है जो कि टैप की तरह होती है। ठीक है, इनमें भी हम डाटा को स्टोर करके कंप्यूटर से बाहर निकाल के इस डाटा को रख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी स्टोरेज। इसी तरीके से हो गया हमारा ऑफलाइन स्टोरेज, यानी जो कंप्यूटर में यानी इन डिस्क में डाटा स्टोर करो, इसको बाहर निकालो। अब आ गया हमारा सेकंड स्टोरेज। तो सेकंड स्टोरेज कौन सा होता है हमारा, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्या स्पीकर सेकंड स्टोरेज होता है, नहीं, ये तो एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। माउस ये एक इनपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क, हाँ, सेकेंडरी स्टोरेज किस में होता है, हार्ड डिस्क में होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आएगा आपका हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है, यानी डेटा को कौन सी डिवाइस स्टोर करती है। तभी देखते आए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो कि सेकेंडरी डिवाइस होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है, इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है जिसमें सबसे अच्छी गुणवत्ता यानी सबसे अच्छी क्वालिटी की वेक्टर ग्राफिक्स निकलती हैं। तो सही आंसर आएगा प्लॉटर। ठीक है, जो प्लॉटर होते हैं इसमें एक तो बहुत बड़े बड़े प्रिंट निकलते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रिंट निकलते हैं। ये जो आप देखते हो ना, बैनर वगैरह लगते हैं, रास्ते में से कोई नेता आता है तो बैनर टंग जाते हैं, है ना, कोई फेस्टिवल आता है तो कुछ बैनर बना के टांगे जाते हैं। तो बैनर जो है उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। ठीक है, तो जो बैनर है ऐसे बड़े या ऐसे कोई जो बड़े बड़े प्रिंट्स हैं जो कि इंजीनियरों को भी के भी काम में आते हैं, कई बार ब्लू प्रिंट्स जिसे हम बोलते हैं। तो इस तरीके के जो ग्राफिक्स होते हैं उसको हम वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं, और सबसे अच्छी क्वालिटी के जो वेक्टर ग्राफिक्स हैं वो प्लॉटर के द्वारा निकाले जाते हैं। 15वां क्वेश्चन देख लेना। तो 15वां क्वेश्चन देखिए, तो बोलते हैं चित्र के संदर्भ में खाली स्थान भरें। अब यहाँ पे खाली स्थान भरना है। तो CD-ROM है, CDR है, CDRW है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पूछा गया है। तो बेसिकली ऑप्टिकल डिस्क आपकी जो चौथे नंबर की है वो हो जाएगी आपकी DVD, क्योंकि CD-ROM होती है, CDR होती है, CDRW होती है, और जो चौथा नंबर यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा आपका DVD का। ठीक है, तो इसका उचित आंसर होगा DVD। ठीक है, क्योंकि देखिए बाकी क्या आ रहा है, रोम एक मेमोरी है, रैम भी एक मेमोरी है जो कि कंप्यूटर के अंदर होती है। रोम और रैम दोनों कंप्यूटर के अंदर होती हैं। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है जो कि हम सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचता है यहाँ पे, DVD। DVD क्या है, हमारी एक ऑप्टिकल डिस्क है।
ओके फाइन स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेकंड असेसमेंट में पूछे जाते हैं। ये इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।